नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। माय नेम इज रतनलाल शर्मा। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करवाने वाला हूँ। तो आज का ये तीसरा वीडियो होगा टेंस के बारे में। आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा वर्तमान काल। तो ये तीसरा भाग है। ये पूरा वर्तमान काल अर्थात इसको कहते हैं हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण या पूरा वर्तमान काल इसे कहते हैं। पूर्ण या पूरा वर्तमान काल इसका नाम है। जैसे मैंने इसमें नाम जो लिखा हुआ है, जैसे इसमें मैंने लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट किसको कहते हैं? जो पूरा हो गया हो, ठीक है ना। परफेक्ट का मतलब है कंप्लीट, यानी एक्शन इज कंप्लीट। तो इसमें घटना के घटित होने से पहले का समय के बारे में इसमें बताया जाता है। जैसे कोई घटना है घटित हो तो वो पहले गई है, ठीक है ना, यानी घटना के घटित होने से पहले का समय ये बतलाता है। तो आइए अब हम जो है जैसे कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। तो परफेक्ट का मतलब है कोई काम पूरा हो चुका है, अब उसका कोई शेष बकाया नहीं है। तो यानी पूरा हो चुका है, यानी कंप्लीट हो गया, एक्शन कंप्लीट हो चुका है पहले ही। घटना के घटित होने से पहले ही वो एक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, अर्थात हो चुका है। आइए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम जो है इसको पहचान देखते हैं। क्या है इसकी पहचान? तो पहचान जो इसकी है, पहचान हिंदी में, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुके हो। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो। और चुका हूं आदि शब्द आते हैं, ये हुआ इसमें। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूं आदि शब्द आते हैं। ये आपको जैसे लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, गया है, स्नान किया है, यानी कोई काम हो चुका है, कर लिया गया है कोई काम। लिख लिया, तो लिख लिया का मतलब है लिख चुका है कहिए, चाहे उसको लिख लिया है कहिए। खेल चुका है कहिए, चाहे खेल लिया है कहिए, ठीक है ना। तो कोई काम हो चुका है। तो देखिए, अब ये तो हुआ ना हिंदी से पहचान। हिंदी वाक्य के आखिर में ये सब आते हैं। अब क्या है, हिंदी से अंग्रेजी में जाने का तरीका तो ये हुआ, ठीक है। इस टेंस के अंदर अगर इस तरह से अगर पहचान बनते हैं वाक्य के अंत में, तो इसका जो अंग्रेजी सेंटेंस बनेगा वो इस टेंस के नियमों के अनुसार ही बनेगा, बाकी अन्य नियमों के अनुसार नहीं बनेगा वो, ठीक है। तो यानी कोई काम पूरा हो चुका है, तो इसमें है वो चीज़, तो बाकी और में तो नहीं है। अन्य टेंस जो है वो अलग चीज़ों को दर्शाने वाले हैं, अलग समय को दर्शाने वाले हैं वो। चलिए इसमें देखिए अब आगे। अब बात यह है कि और एग्जाम में जो है वर्ब भरना आता है, यानी कि करेक्ट फॉर्म का यूज करके उसमें भरना पड़ता है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स, ठीक है ना। यानी कि सही क्रिया के साथ खाली स्थान की पूर्ति करो, ऐसा आता है उसमें लिखा हुआ। तो अब या फिर इंसर्ट
द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक, ऐसे आ जाता है। यानी खाली स्थान में जो है करेक्ट वर्ड का यूज करो, ऐसे होता है, यानी भरो या पूर्ति करो, ऐसे आता है। तो क्या करते हैं कि उसकी पहचान कैसे होगी, एडवर्ब से होगी। किससे होगी, एडवर्ब से। यानी अंग्रेजी के वाक्य में, इंग्लिश के वाक्य के अंदर, इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर इंग्लिश के एडवर्ब से ही उसकी पहचान बनेगी, और उस एडवर्ब को देख करके या साथ वाले वाक्य को देख करके उसमें हमें जो है करेक्ट यूज भरना होगा, उसका क्या रहेगा ये भरना होगा। चलिए देखते हैं। अब इसमें जो है एडवर्ब जो है, इसके अंदर एडवर्ब यानी समय को दर्शाने वाले जो शब्द होंगे वो कौन कौन से हैं इसमें। जैसे एक ऑलरेडी है, READY, ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, पहले से ही, ऑलरेडी। उसके बाद में जैसे कि मान लीजिए जस्ट है, जस्ट का मतलब है अभी, या फिर आता है इसमें जस्ट नाउ, अभी अभी, ठीक है, जस्ट नाउ। या फिर मान लीजिए यट आता है इसमें, या फिर इसमें एज यट आता है, एज यट भी इसी में आता है। या फिर रिसेंटली आता है, RECENTLY। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, ठीक है ना, RECENTLY, रिसेंटली, हाल ही में। या फिर मान लीजिए जैसे अब लिखते हैं इसमें एवर, एवर भी इसी में आता है। एवर का मतलब है कभी, क्या मतलब है, कभी। तो इसमें जैसे कि ऑलरेडी है, जस्ट है, जस्ट नाउ है, येट है, एज येट है, रिसेंटली है, एवर है, ठीक है ना। तो इसमें अब क्या करते हैं कि ये जो शब्द हमें जब अंग्रेजी के सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो हमें इस टेंस के नियमों के अनुसार जो क्रिया लगती है या हेल्पिंग वर्ब लगती है उसका हम यूज करें, और इस ये एडवर्ब देखें, ये पहचान कराएंगे आपको, तो इससे फिर वो भरने में आसानी होगी। आइए आगे देखते हैं। तो ये एडवर्ब है इनके। इसके बाद में मेन वर्ब की बात की जाए तो मेन वर्ब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया इसमें आपको जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कोई काम हो चुका है, घटना से घटित होने के समय से पहले का ही काम है, ठीक है ना, पूर्ण हो चुका है, जो कार्य पूर्ण हो चुका है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो इसमें वर्ब जो लगनी है V3 का यूज करेंगे। V3 का मतलब है, V1 का मतलब है V1 यानी वर्ब फर्स्ट, V2 का मतलब है वर्ब सेकंड, V3 का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगेगी। अब इसमें बात रही हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग का मतलब होता है सहायक, और वर्ब मीनिंग होती है क्रिया। सहायक क्रिया कौन सी लगेगी, इसमें सहायक क्रिया है दो। इसमें एक तो हैज है और दूसरी है इसमें हैव, हैज या हैव। तो हैज लगता है किसके लिए, हैज लगता है ही के लिए, हैज लगता है सी के लिए, और हैज लगता है इट के लिए, और हैज लगता है किसी भी नाउन के लिए, ठीक है ना, सिंगुलर नाउन, या यहां हम लिख रहे हैं सिंगुलर नाउन के लिए हैज लगता है। ये तो प्रोनाउन हुए तीनों, सिंगुलर में है। और अगर सिंगुलर कोई प्रोनाउन इनके बाद में अगर कोई सिंगुलर नाउन आता है तो भी हम हैज लगाएंगे, ठीक है ना। किसी भी एक भी व्यक्ति का नाम आता है, किसी एक वस्तु का नाम आता है, या किसी एक शहर का नाम आता है, ये कहने का तात्पर्य है एक चीज अगर है तो हम हैज लगाएंगे और उसके बाद में थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यदि मान लीजिए अब हैव किसके लिए लगाएंगे, हैव लगाएंगे जैसे आई मैंने क्या होता है मैं, आई हैव। इसी तरह से वी के लिए भी हैव लग जाएगा, वी हैव। इसके बाद में यू के लिए भी हैव लगेगा क्योंकि यू अपने आप में प्लूरल है, यू हैव। इसके बाद में दे जो होता है THEY, दे मीनिंग वी, दे हैव। तो ये तो प्रोनाउन में चारों जो है इनके लिए हैव लगता है। और बाकी जैसे प्लूरल नाउन अगर है तो हम उसमें हैव ही लगाएंगे। जैसे मान लीजिए पीपल में लोग, तो पीपल हैव लगाना होगा, पीपल हैज नहीं होगा क्योंकि वो अपने आप में प्लूरल है। तो इसमें हम पीपल भी लिख सकते हैं, PEOPLE, पीपल मीनिंग लोग। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा, ये सब प्लूरल है और ये वाले सिंगुलर है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इस तरह से यूज हुआ है। आगे हम लिखते हैं, अब जो है आगे की जो प्रक्रिया है अब लिखते हैं आगे। नेगेटिव कैसे बनता है वाक्य, ये भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो ये सारे ही मिटा दें, तो आगे देखिए।
तो देखिएगा इसमें जैसे कि अब नेगेटिव कैसे बनता है, ये नेगेटिव की बात करें यहाँ तक, नेगेटिव, तो ये हुआ नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे कि हैज के बाद में नॉट लगाएंगे, हैज के बाद नॉट लगाएंगे या हैव के बाद में नॉट लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, हैज नॉट, हैव नॉट, ये नेगेटिव हो गया इसका। अब इसके बाद में अगर हम इसको शॉर्ट में करते हैं, यानी एब्रिविएशन करना चाहते हैं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश के अंदर क्या करते हैं, नेगेटिव शॉर्ट रूप का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हैज नॉट का क्या होगा, हैजंट, जैसे इसको हैजंट में लिखेंगे तो हैज लिख करके अब एन लिखेंगे और एपोस्ट्रोफी डाल करके टी लिख देंगे, हैजंट हो गया। हैव नॉट लिखें, या फिर हम बोलते समय हैवंट का यूज करते हैं, तो हैव लिख करके उसके बाद में एन लिखेंगे, उसके बाद में एपोस्ट्रोफी डाल करके टी लगा देंगे, हैवंट हो गया। ऐसे जो संक्षिप्त जो ये नेगेटिव फॉर्म्स है, इनका यूज हम टैग क्वेश्चन के अंत में करते हैं। जैसा कि मैंने कई बार बताया है अलग अलग वीडियो में कि पॉजिटिव सेंटेंस के अंत में नेगेटिव टैग जुड़ता है और नेगेटिव सेंटेंस के अंत में पॉजिटिव टैग जुड़ता है। तो जहाँ तक बात हम करें पॉजिटिव सेंटेंस के अंत में नेगेटिव टैग की, तो नेगेटिव टैग जो है उसमें फुल फॉर्म नहीं लगते कभी। अब हैज नॉट ही नहीं होगा, हैजंट ही होगा। क्या वह उसने ऐसा नहीं किया है, हैजंट ही, हैजंट सी, हैजंट इट, हैजंट राम, हैजंट सीता, ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इनका यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए बेजान वस्तु होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे इजंट इट, इजंट इट ये हो जाएगा, या वोजंट इट ऐसे हो जाएगा। तो वोजंट इट ये भूतकाल का हुआ, या वरंट इट, समझ में आ गया, वरंट दे कर देंगे, इट नहीं करेंगे, वरंट दे हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए अब शुरू में नाउन दिया है, चिल्ड्रन दे रखा है, तो चिल्ड्रन का वहाँ जो है हम अगर नेगेटिव टैग जोड़ेंगे तो वरंट चिल्ड्रन नहीं लिखेंगे, वरंट दे लिखेंगे, वरंट दे, क्योंकि चिल्ड्रन का चिल्ड्रन नाउन वहाँ नहीं लिखा जाएगा, वहाँ प्रोनाउन लिखा जाता है आगे। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हुआ इस तरह से। अब जो मेन वर्ब है इसमें वो हमने आपको बता ही दिया, नेगेटिव इस तरह से बनता है और मेन वर्ब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और प्रश्नवाचक के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैज या हैव, उसको हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करते हैं, इंट्रोगेशन मार्क का यूज करते हैं, तो वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है, ठीक है ना। आगे लिखते हैं। तो अब क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है अर्थात फॉर्मूला जो है ना वो लिख रहा हूँ। तो फॉर्मूला जो है इसका, फॉर्मूला, तो इसका जो वाक्य बनेगा तो इस फॉर्मूले के आधार पर बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं, नाउन या प्रोनाउन। नाउन में संज्ञा होती है और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, ठीक है ना। संज्ञा सर्वनाम इन दोनों को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, ये देखना होगा, ठीक है ना। तो आगे हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग अब हम हैज लगाते हैं, या फिर हैज के बाद हैज नहीं लगाते हैं तो हैव लगा देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म के बाद में हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट में फिर से नाउन या प्रोनाउन का यूज हो सकता है। नाउन लिखेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नाम का नाम ही आ जाता है, चाहे वो जगह का नाम है, चाहे वस्तु का नाम है, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, तो यहाँ नाम तो जगह ही आ जाता है। लेकिन जहां तक बात प्रोनाउन की करें तो प्रोनाउन का यहाँ सब्जेक्ट रूप नहीं आएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट रूप आता है। जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या हो, मी, तो यहाँ मी आ सकता है, आई नहीं आएगा। जैसे अब वी लिखना है तो यहाँ वी नहीं आएगा, अस आ जाएगा। और जैसे अब यू का सब्जेक्ट भी यू होता है, उसका ऑब्जेक्ट भी तो यू ही होता है ना, तुम्हें और तुम या तुम्हें, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर हम यू लिखें तो वो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्टिव केस होता है वो, तो उसका हिंदी क्या बनेगा, तुम्हें। उसका अर्थ कभी भी तुम नहीं रहेगा, तुम्हें हो जाएगा, यानी आपको, ये बन जाएगा। आप नहीं होगा, आपने नहीं होगा, आपको, ये वाला सेंस निकलेगा वहां। इसके बाद में अगर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट आपका ही है तो यहाँ क्या होगा, हिम हो जाएगा। अगर सी है तो हर हो जाएगा, अगर दे है तो देम हो जाएगा। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का ही इसमें यूज किया जा सकता है, बाकी नहीं होगा यहाँ इसमें यूज, ऑब्जेक्ट के नाम पर नहीं होगा फिर। तो आगे अगर कुछ है तो हम उसको लिखते हैं। अगर समय दिया है तो हम सिंस भी लिख सकते हैं या फॉर भी इसमें हम लिख सकते हैं। हालांकि सिंस और फॉर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो आता ही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता ही है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो आता ही है, लेकिन इसमें भी कभी कभी हमें सिंस या फॉर का यूज
यूसेज जो है देखने को हमें मिल जाता है। तो हम कुछ इस बारे में जरूर इसमें वाक्य शामिल करना चाहेंगे, लिखते हैं। तो जैसे कि आज का जो ये सेंटेंस है इसमें, तो हमें इसका इस स्ट्रक्चर का फॉलो करना है, अनुसरण करना है, तो इस पर आधारित वाक्य होंगे। अब अगर मैं यहाँ लिखूं कि जैसे कि वह कल से वह कल से बीमार हुआ है या रहा है, वह कल से बीमार रहा है या हो चुका है, ठीक है ना। वह कल से बीमार रहा है, कल से बीमार हो चुका है, यानी हुआ है। बीमार कब से है? वो कल से है, कल से हुआ है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं इस तरह कि he has been, वह हुआ है, क्या हुआ है? हो चुका है, क्या हो चुका है? बीमार हो चुका है ना। he has been ill, वह बीमार हो चुका है, वह बीमार हो चुका है। कब से? इसमें समय दिखाया गया, तब हम यहाँ has been कर रहे हैं। अगर वो बीमार है ऐसे लिखना है तो he is ill, ये भी हो जाता, वह बीमार है। लेकिन इसमें समय दिखाया गया, इसलिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो he has been ill, वह बीमार रहा है, कब से? ये कल से। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सिंस करेंगे इसमें, सिंस यस्टरडे, YESTERDAY, सिंस यस्टरडे। तो इसमें क्या है कि सिंस हम कब लगाते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय किसी बिंदु से शुरू होता है, समय को एक नाम के साथ शुरू होता है। अगर नाम के साथ यानी कब से ये बताना है तो आप सिंस लगाइएगा। कब से कब तक, यानी कि समय की जब गणना हो जाती है 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 10 दिन, या मान लीजिए 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटा, आधे घंटे, 10 मिनट, इस तरह से जहाँ टाइम की जहाँ गणना हो गई है, काउंट हो चुका है समय, जब समय की गणना कर ली जाती है तो वहाँ हम फोर का यूज करते हैं, सिंस का नहीं करते हैं। सिंस का केवल शुरुआती दौर बताने के लिए ही हम करते हैं, और फोर का यूज तब करेंगे जब हमें शुरू से लेकर अंत तक, शुरू कब हुआ और अंत कब हुआ, उसके बीच का जो समय का फैलाव है उसको हम काउंट करेंगे, एक साथ गिनती करके उसको जोड़ करके लिख देंगे या बता देंगे, तब हम फोर लगाएंगे इसमें। तो इसका जहाँ इसमें सिंस और फोर का अर्थ है, सिंस का अर्थ होगा से और फोर का अर्थ होगा से, यहाँ कुछ अलग इसका अर्थ नहीं है। वैसे सिंस फोर का मतलब जो अगर हम देखें तो क्योंकि होता है, लेकिन यहाँ वो अर्थ नहीं है, क्योंकि टेंस में इसका अर्थ से ही होता है। आगे देखिए, अब he has been ill since yesterday, वह कल से बीमार हो चुका है या रहा है, कल से वह बीमार रहा है। तो वह कल से बीमार नहीं रहा है तो he has not, यहाँ क्या लगाएंगे? he has not been ill, वह बीमार नहीं हुआ है, वह बीमार नहीं हुआ है कल से। तो यहाँ क्या लगाएंगे? since yesterday, YESTERDAY, ये वह नेगेटिव में। He has not been ill since yesterday, वह कल से बीमार नहीं हुआ है। क्या वह कल से बीमार हुआ है? तो क्या लिखेंगे? has को पहले लगा देंगे, has he been ill, क्या वह बीमार रहा है? has he been ill since yesterday, since yesterday, YESTERDAY, वह क्या वह कल से बीमार रहा है, ये हुआ। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको एक सेंटेंस से हम 4 सेंटेंस बना सकते हैं। अगर हम इसका चौथा सेंटेंस बनाए तो हैज ही नॉट यहाँ लगा देंगे, हैज ही नॉट बीन इल सिंस यस्टरडे, क्या वह कल से बीमार नहीं हुआ है, तो इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है वो। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस जो रहेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसमें जरूरी है तो समय लगाइए, नहीं जरूरी है तो मत लगाइए समय, ठीक है ना, ये बात है इसमें। तो अगला जो सेंटेंस हम लिखना चाहते हैं दूसरा है, देखिए कि जैसे वह
जैसे लिखते हैं कि वह, किसी भी शहर का नाम लिख सकते हैं कि वह छोटा सा शहर का, किसी भी शहर का नाम लिख सकते हैं, जयपुर लिख सकते हैं, बीकानेर लिख सकते हैं, या मान लीजिए कोटा भी लिख सकते हैं, दिल्ली भी लिख सकते हैं मान लीजिए, ठीक है ना। तो कोई भी छोटा सा नाम लिखते हैं, बहुत बड़े नाम कोई जरूरी नहीं है इसमें। तो जैसे कि अब यहाँ लिखें कि वह दिल्ली जाकर वापस आ गया है, वह दिल्ली जाकर आ गया है। तो यहाँ लिखेंगे वह दिल्ली, वह दिल्ली जाकर आ गया है, आ गया है। वह दिल्ली जाकर आ गया है यानी आ चुका है, आ गया है या आ चुका है, ऐसा है ये सेंटेंस। तो देखिए कि ही लिख देते हैं यानी काम तो इसमें हो चुका है, कोई इसमें काम बकाया नहीं है, दिल्ली गया भी था और आ भी गया है, दोनों काम कंप्लीट है, एक्शन इज कंप्लीट हो गया इसमें। अब इसमें बकाया नहीं है, बस घटना के घटित होने से पहले का समय है ये, ठीक। इसमें देखिएगा तो ही हैज बीन टू दिल्ली, DELHI, दिल्ली, ये हुआ he has been to दिल्ली, वह दिल्ली जाकर आ चुका है। कहने का मतलब वह दिल्ली गया हुआ है यानी गया भी था और वापस भी आ गया है, दोनों काम हो चुका है इसमें। he has been to दिल्ली, वह दिल्ली जाकर नहीं आ गया है तो नेगेटिव बनाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे, he has not been to दिल्ली, वह दिल्ली न तो गया था नहीं आया, कहने का मतलब नेगेटिव बन जाता है फिर ये। तो फिर प्रश्नवाचक के लिए क्या होगा, हैज ही बीन टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली जाकर आ गया है, ये बन जाता है। और इंटरनेगेटिव में क्या करेंगे, हैज ही नॉट बीन टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली जाकर नहीं आ गया है, ये बन जाता है। तो इस तरह से क्या है कि अब इस वाक्य को नेगेटिव इंटरनेगेटिव बनाने की जरूरत इस तरह से नहीं पड़ती इसमें, इसलिए इसको पॉजिटिव में ही रहने दिया जाए तो ठीक है। आगे लिखते हैं। अगला जो सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए थर्ड सेंटेंस यहाँ, जैसे कि तुम तुम परीक्षा में तुम परीक्षा में तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो या उत्तीर्ण हो गए हो चुके हो या हो गए हो, ये लिखना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, यू के लिए क्या लगाएंगे, हैव, यू हैव अब उत्तीर्ण होने की बात जहां तक है, अब यू हैव पास्ड, तुमने उत्तीर्ण कर लिया है, ठीक है ना। यू हैव पास्ड, अब परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो तो यू हैव, इसमें थोड़ा सा हमें बिन लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। यू हैव बीन पास्ड, तुम उत्तीर्ण हो चुके हो, यानी इसके बारे में कहा गया है कि यू हैव बीन पास्ड, तुम उत्तीर्ण हो चुके हो, तुमने परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। तो फिर अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, इसको पैसिव में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे लिखा जाए, यू हैव पास्ड, तुमने उत्तीर्ण कर लिया है, यू हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है ना, यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, ये लिख दे। तो द एग्जामिनेशन, EXAMINATION, एग्जामिनेशन, यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तुमने परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है, ये हो गया इसका सही। इसमें कोई अब
जैसे मान लीजिए हम इसको पैसिव में भी लिख सकते थे, लेकिन इसको पैसिव में लिखना नहीं है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें पैसिव का जो एक बार हम नहीं करें शामिल तो ठीक है, तो इसको हमने फिर से इसको टेंस में ही रख दिया है। तो यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है, तुमने उस परीक्षा को क्या है, उत्तीर्ण कर लिया है। यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तुमने परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर लिया है, नहीं किया है, ऐसे करना है, तो इसको नेगेटिव में रखना है, तो यू हैव नॉट पास्ड, तुमने उत्तीर्ण नहीं किया है, पास्ड द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ये हो गया, यू हैव नॉट पास्ड द एग्जामिनेशन, तुमने परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं किया है। क्या तुमने परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है, तो इसमें क्या होगा, हैव को हम पहले लगा लेते हैं, तो हैव यू पास्ड, PASSED, हैव यू पास्ड द एग्जामिनेशन, क्या तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं, और आखिर में क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे, ठीक है। और एक सेंटेंस हमें और बनाना है, वो कौन सा, इंट्रोनेगेटिव वाला। तो देखते हैं, हैव यू, तो क्या करेंगे, हैव यू के बाद में क्या लिखेंगे, नॉट, हैव यू नॉट पास्ड, क्या तुमने उत्तीर्ण नहीं किया है परीक्षा को, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, द एग्जामिनेशन, तो ये हो गया आपका एग्जामिनेशन। तो अंत में फिर से क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, क्योंकि इंट्रोगेशन है इसमें, इंट्रोनेगेटिव। तो हैव यू नॉट पास द एग्जामिनेशन, क्या तुमने परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं किया है, ये हो गया। तो एक सेंटेंस से हमें 4 सेंटेंस बनाने का फायदा, हमें ये ऐसे फायदे जो हैं लेख लिखने में, पैराग्राफ लिखने में, कोई भी एप्लीकेशन में भी आए ना समझ में। उसके बाद में जैसे कि डायरेक्ट नरेशन, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी इस प्रकार के अगर आप जानते हो पहले से तो नियम, तो आप आगे को पहचान सकते हो, उसको बदलना भी आसान होता है फिर, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर मान लीजिए इसका यूज देखें तो हम फ्रेमिंग क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, ये तो इनके बिना फ्रेमिंग क्वेश्चन भी जो है वो नहीं होता है। पहले ये अगर पहले से ही आप सीख लेते हैं तो फ्रेमिंग क्वेश्चन को समझना काफी आसान होता है। ये यहाँ सीखने के बाद में तो समझिए कि आपका 80% वर्क हो चुका है, यानी फ्रेमिंग क्वेश्चन का 80% टॉपिक जो है वो समझ में आ गया है, आप कर सकते हैं। यानी 20% जो रह जाता है वो वहाँ फ्रेमिंग क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा नियम और होता है, जो बताने के बाद में कंप्लीट हो जाता है, जल्दी पूरा हो जाता है, यानी अधिकतर हिस्सा आपने कर लिया होता है, ये मतलब है इसमें। और उसके बाद में आप इसको पैसिव वॉइस में भी, अगर मान लीजिए पैसिव वॉइस आप सीखना चाहते हैं तो एक्टिव वॉइस को सीखना जरूरी होगा। एक्टिव वॉइस यही है, टेंस का जो वाक्य होता है ना, जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिए हुए होता है, तो टेंस का जो वाक्य होता है सेंटेंस, उसी को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, ठीक है ना। अब इसमें फिर हम क्या करेंगे, टेंस देखेंगे कि वर्ब में कौन सा टेंस लगा है, कि हैव लगा है, पास्ट लगा है, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। तो प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें बिन लगाना है, सिर्फ बिन लगाया और उसके बाद पैसिव बन गया। सब्जेक्ट को जो है डूअर को क्या करते हैं, बाय के बाद में लिख देते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्टिव केस के रूप में बदल कर वहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं, तो ऑब्जेक्ट होता है वहाँ जो सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। चलिए आगे लिखते हैं। तो ये हो गया आपका। देखिए आगे अगला सेंटेंस देखिए, उसमें क्या है कि बड़ी बहुत ही आसान है ये समझना, कि फोर्थ में देखिए, फोर्थ में है जैसे कि अब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कि मैंने खाना खा लिया है, तो इसमें क्या है कि मैंने भोजन खा लिया है या खाना खा लिया, भोजन लिख देते हैं, मैंने भोजन खा लिया है, खा लिया है या खा चुका हूँ, खा लिया है। तो इसमें क्या है कि लिया है, दिया है, इस प्रकार की बातें हम लिख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। देखिए आगे, मैंने को क्या कहते हैं, आई मीन्स क्या होता है, मैं या मैंने, और आई के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैव, ठीक है। अब खा लिया इसको बोलते हैं, या तो हम ईट का थर्ड फॉर्म लगा दें, इटेन लगा दें, या फिर हैव का भी हम यूज करें तो हेड लगाएंगे, यहाँ हेड, हैव का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, हेड होता है, ठीक है। या फिर हम टेक का थर्ड फॉर्म लगा दें, टेकन कर दें, टेकन कर सकते हैं, तो टेकन लगाएं, चाहे हम यहाँ इटेन लगाएं। तो जैसे कि मान लीजिए आई हैव इटेन लगा देते हैं, मान लीजिए IEATAN इटेन, चाहे हम इटेन लगाएं यहाँ, चाहे हम यहाँ हेड लगा दें, ठीक है ना।
या फिर हम यहाँ टेकन भी लगा सकते हैं, टेकन, ठीक है, तीनों ही चलता है इसमें, टेकन। अब क्या हुआ, आई हैव इटेन, या फिर आई हैव हैड, या फिर आई हैव टेकन, फिर क्या है भोजन, टेकन फूड कर देते हैं, टेकन फूड, ये हुआ। आई हैव इटेन फूड, मैंने भोजन खा लिया है। आई हैव हैड फूड, मैंने भोजन खा लिया है। आई हैव टेकन फूड, मैंने भोजन खा लिया है। तो तीनों का एक ही अर्थ हुआ। तो इसमें क्या है कि अब इटेन कहिए, चाहे हैड करिए, चाहे टेकन करिए, तीनों का एक ही अर्थ है। अब खाने पीने की चीजों के लिए हम, अब खाने की चीज है तो हम इटेन कर सकते हैं, पीने की और खाने की चीज है तो हम हैड कर सकते हैं और टेक भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए टेक, टू, टेकन, और हैव या हैज, हैड होता है, ठीक है ना, सेकंड थर्ड। और अब जहां तक बात ईट की है, तो ईट का मतलब सिर्फ खाना है, पीना नहीं होता। तो इसको हम पीने के अर्थ में नहीं ले सकते, केवल खाने के अर्थ में ले सकते हैं। आगे देखते हैं इसका जो नेगेटिव बनता है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, मैंने भोजन नहीं खाया है, मान लीजिए ऐसे लिखना है, तो आई हैव नॉट, अब क्या करना है, ईटेन, आई हैव नॉट ईटेन फूड, मैंने भोजन नहीं खाया है। क्या मैंने भोजन खाया है, तो क्या करेंगे, हैव लगाएंगे पहले, हैव आई ईटेन फूड, क्या मैंने खाना खा लिया है, ये हुआ। और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्या मैंने खाना नहीं खाया है, तो फिर क्या होगा, हैव आई नॉट ईटेन, ईटेन फूड, क्या मैंने खाना नहीं खाया है, ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, एक वाक्य से 4 वाक्य बनाना आपको सिखा रहे हैं, जो आपको सीखना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना। तो आगे मैं इन के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, आप पूरा वीडियो देखिएगा। और जब हम इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए सिर्फ एक लाइक तो बनता है, आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को, और इसे मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। तो इस तरह से मैं आगे वाला जो है सेंटेंस और करवा रहा हूँ, देखिए। तो अगला सेंटेंस मेरा रहेगा, अब ये तो हैव वाले हुए, अब हैज किसके लिए लगाते हैं, जैसे मान लीजिए अब फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं कि अब इसमें क्या है कि लिखता हूं मैं, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, ये हुआ। तो वे क्रिकेट खेल चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, दे हैव, और दे के लिए क्या लगेगा, हैव, दे हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट का नाम जो है, क्रिकेट एक खेल का नाम है, इसके लिए न तो ए लगेगा, न हिंदी लगेगा, न एन लगेगा, CRICKET, क्रिकेट। तो इसमें ये हो गया, दे हैव प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल चुके हैं। वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं अर्थात नहीं खेले हैं, तो फिर क्या होगा, दे, इसको लिखेंगे इस तरह, दे हैव नॉट played cricket, CRICKET, they have not played cricket, वे क्रिकेट नहीं खेले हैं या नहीं खेल चुके हैं। क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं, तो फिर क्या लिखेंगे, इसमें हैव को हम पहले लिख देंगे, तो हैव दे प्लेड, प्लेड, हैव दे प्लेड क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं, क्रिकेट। तो ये क्या हुआ, इंट्रोगेटिव हो गया सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। हम चौथा सेंटेंस लिखेंगे, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, ये लिखना है। तो हैव को पहले लेते हुए, हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। और आखिर में फिर से क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये बन गया आपके एक वाक्य से 4 वाक्य। बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। अब हैव किस तरह से लग रहा है, किस तरह से कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं।
तो पूरा आप ध्यान दीजिएगा, इनको कैसे लिखते हैं, कैसे तैयार करते हैं इनको। तो ये जो है, ये जो फॉर्मूला आप इसके अनुसार चलते रहें, वाक्य आपका बिल्कुल दुरुस्त बनेगा। अब इसके बाद में सिक्स्थ में देखिए, सिक्स्थ में जैसे अगर कहा जाए, उसका हम नेगेटिव नहीं बनाएंगे, उसको केवल इंट्रोगेटिव में ही रखा जाएगा। तो इसमें ऐसे वाक्य भी, क्या कभी आप जयपुर गए हैं? क्या आप कभी जयपुर गए हैं? तो इसमें क्या है, ये वाक्य प्रश्नवाचक है, कहने का तात्पर्य है। ऐसे वाक्य भी कभी कभी जो है टेंस भरना, जहां तक कहते हैं ना टेंस भरना, या लिखना, मान लीजिए लिखना भी पड़ जाए, क्या कभी आपने ये काम किया है, क्या आप कभी वहां गए हैं, क्या आपने कभी ऐसा देखा है। तो क्या कभी आप, ऐसे कुछ आता है ना, तो लिखा कैसे जाएगा फिर ये, क्या कभी आप जयपुर गए हैं? तो इसमें ऐसे को कैसे लिखा जाएगा, हैव यू एवर, EVER, हैव यू एवर क्या कभी जयपुर गए हैं? तो हैव यू एवर बीन टू जयपुर, क्या आप कभी जयपुर गए हुए हैं? ये हुआ, यानी गए भी हैं तो वापस भी तो आए होंगे ना, ये हुआ। तो यहाँ हम हैव यू, क्या यानी क्या आप जयपुर पहले से गए हुए हैं, हैव यू एवर बीन टू जयपुर, या फिर हम हैव यू एवर गॉन टू जयपुर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम बीन करें, या फिर यहाँ हम गॉन भी कर सकते हैं, गॉन। तो हैव यू एवर गॉन टू जयपुर, क्या आप कभी जयपुर गए हैं, ये हो जाएगा। तो ये केवल इंट्रोगेटिव में था, इसको अब पॉजिटिव में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे लिखता हूं मैं, साथ में देखिए, अब जैसे कि वह पहले से ही अपना कार्य पूर्ण कर चुका है। वह पहले से ही अपना कार्य पूर्ण कर चुकी है, लिख लेते हैं, वह पहले से ही अपना कार्य पूर्ण कर चुकी है। तो ये हुआ आपका सेंटेंस। तो वह के लिए चुकी है में, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, सी लिख देंगे, सी हैज, अब क्या होगा, पहले से ही। तो पहले से ही को क्या बोलेंगे, ऑलरेडी, सी हैज ऑलरेडी, READY, सी हैज ऑलरेडी क्या होगा, कंप्लीटेड, COMPLETED, completed, she has already completed her work, ये अपना कार्य, वह पहले से ही अपना कार्य पूर्ण कर चुकी होगी। She has already completed her work, पहले से ही वह अपना कार्य पूर्ण कर चुकी होगी। बस ये इतना ही था। अब नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा, she has already she has not already completed her work, ये नेगेटिव बन जाएगा। उसके बाद में प्रश्नवाचक बनाना है तो has she already completed her work, ये हो जाएगा। और नेगेटिव बनाना है इंटो नेगेटिव, तो has she not already completed her work, ये हो जाएगा। तो हम आगे अगला वाक्य बना रहे हैं। तो एक वाक्य जब बन जाता है तो उसके 4-4 वाक्य बनाना बड़ा आसान हो जाता है। आगे देखिए, अगला देखिए सेंटेंस कि इसमें जैसे कि मान लीजिए अब हमें लिखना है कि उसने
या वह लिख देते हैं, हमें वह हमें लेसन वह हमें लेसन पढ़ा चुका है, वह हमें लेसन पढ़ा चुका है। तो ये हुआ, काम हो चुका है इसमें। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ही के बाद क्या लिखेंगे, ही हैज क्या करना, पढ़ाने का काम। पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, टाउट। तो यहाँ लिखते हैं टाउट, ही हैज टाउट, TAUGST, ही हैज टाउट, वह पढ़ा चुका है, किसको, हमें को क्या बोलते हैं, अस। क्या पढ़ा चुका है, लेसन। तो इसमें क्या लिखेंगे, ए लेसन, LESSON, लेसन। ही हैज टाउट अस ए लेसन, वह हमें एक लेसन पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, ये हुआ। अगर हम मान लीजिए लेसन को हम पहले लगा लेते हैं तो फिर हमें टू लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ही हैज टाउट ए लेसन टू अस, ऐसे होगा। और हमने जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसका हमने पहले लिख दिया, तो फिर डायरेक्ट को बाद में लिखा है, तो हमें टू नहीं लिखना पड़ा, इससे हमें बचाव हो गया। मान लीजिए नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा इसका, जैसे मान लीजिए ही हैज नॉट, तो ये सब बन जाते हैं आपसे अब। तो ही हैज नॉट टाउट, TAUGST, टाउट अस ए लेसन, ये हुआ लेसन। वह हमें लेसन नहीं पढ़ा चुके हैं, ये बन गया। क्या वह हमें पाठ पढ़ा चुके हैं, क्या वो हमें लेसन पढ़ा चुके हैं, तो फिर क्या लिखेंगे, पहले हैज लिखते हैं, हैज ही टाउट, TAUGST, हैज ही टाउट अस, क्या वह हमें पढ़ा चुके हैं, ए लेसन, यानी कि लेसन हमें, क्या वो हमें लेसन पढ़ा चुके हैं, हैज ही टाउट अस ए लेसन, क्या वो हमें लेसन पढ़ा चुके हैं, क्या वह हमें लेसन नहीं पढ़ा चुके हैं। ऐसे लिखना है तो क्या होगा इसमें, हैज को हम पहले लिख देंगे, हैज ही नाउट, he has not taught, TAUGST, he has not taught us a lesson। तो इस तरह से जो है वाक्य तमाम बन जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। तो इसमें क्या है कि बस समझने की आवश्यकता है कि वाक्य को परीक्षा में कैसे भरें। जैसे मान लीजिए, अब मैं ये भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि परीक्षा में इसको कैसे देखा जाएगा। परीक्षा में किस तरह से आ जाते हैं, जैसे कि जैसे मान लीजिए अब मैं परीक्षा के तौर पर लिख रहा हूँ, जैसे जैसे लिखा है इसमें, जैसे मान लीजिए आई एम टायर्ड, TIRED, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। यानी कि थकने का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा कुछ काम हुआ है पहले जिसके कारण ये बात कहना पड़ा। समझ में आ गया ना, पहले कुछ ऐसा हुआ है तभी तो कहा गया कि आई एम टायर्ड, बिना कुछ किए टायर्ड आता नहीं किसी में। तो लिखता हूँ कि कोई तो वजह है इसकी, कहते हैं आई एम टायर्ड। अब आई एम टायर्ड बिकॉज आई खालिस्तान। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए वॉक लिखता हूँ, वॉक अप टू, जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर्स, अप टू 10 किलोमीटर्स, KILOMETERS, किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स। तो देखते हैं आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, बिकॉज, क्योंकि भाई थक गया हूँ तो कुछ तो ऐसा हुआ ना, क्यों थक गया हूँ मैं, क्योंकि आई, अब इसमें क्या होगा, इस खालिस्तान में क्या करेंगे, अब इसमें कोई एडवर्ब वैसे तो नहीं है, लेकिन एडवर्ब नहीं है तो क्या हुआ, वर्ब तो है। अब ये जो पहचान बता रही है आपको, इसमें देखिए बिकॉज है, इसमें टेंस का पता नहीं चला, आई के अंदर भी पता नहीं चला, यहाँ भी कोई पता नहीं चला, यहाँ भी पता नहीं चला। अप टू 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक, इसमें इतना ही है, आगे कुछ समझ में नहीं आया। अब ये पता नहीं चलेगा इसमें कि ये प्रेजेंट का होगा या पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा, लेकिन फिर भी पकड़ में आ रहा है। लेकिन कैसे आ रहा है
कि यहाँ देखिएगा साथ वाला जो वाक्य है कि उसके यानी वाक्य को पहचानने के लिए उसके संगत वाला वाक्य को देखिए, उसके साथ वाला वाक्य देखिए, क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना कि अगर व्यक्ति को पहचानना है तो उसके साथ वाला, उसकी संगति किसके साथ में है, उसकी संगति को देख लीजिए, तुरंत समझ में आएगा कि अगर वो उस प्रकार की संगति में रहता है तो उसको वो चीज़ पसंद है, इसीलिए वो खुद भी वैसा ही है। ठीक है ना, ये कि उसमें पहचान बन जाती है उसकी। तो ये अगर मान लीजिए प्रेजेंट का है, जैसे इज एम आर का यूज हम कहाँ करते हैं, इज एम आर का यूज कहाँ होता है, प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। तो अगर ये प्रेजेंट में है तो ये पास्ट का नहीं हो सकता, ये फ्यूचर का भी नहीं हो सकता, तो फिर ये रहेगा प्रेजेंट का ही है। तो इसमें कहा गया है कि ये कि मैं थक गया हूँ, थक गया हूँ तो कुछ हो चुका है, कुछ कोई काम हो चुका है, तो मैंने ऐसा क्या कर लिया है, कोई काम मैंने कर लिया है तभी तो ये हुआ ना हाल। तो देखिए क्या होगा, इसका आंसर जो बनेगा वो है इसका आंसर आई। आई तो मैंने वहां लिखा है, यहाँ इसमें आ जाएगा हैव। हैव के बाद क्या होगा, वर्कड, WALKED, ये हो जाएगा इसमें, ये आपका आंसर बन गया। इसका क्या बन गया, आंसर। जैसे आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ या मैं थक चुका हूँ, बिकॉज आई हैव वॉकड अप टू 10 किलोमीटर्स, क्योंकि 10 किलोमीटर तक मैं पैदल चल चुका हूँ, 10 किलोमीटर तक मैंने पैदल चल लिया है, तो तब ये काम हुआ है। यानी कि ये काम मैंने 10 किलोमीटर तक पैदल चल लिया है तभी मैं थक गया हूँ, कहने का मतलब ये हुआ। तो इस एक्शन को जानने के लिए पहले आप इस एक्शन को पहचान लीजिए। अगर ये एक्शन आपको समझ में आया तो आप इसको समझ सकते हो कि देखिए कोई व्यक्ति अगर खुश है तो उससे पहले कि कोई काम जरूर हुआ है, तभी तो वो खुश हुआ है ना। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं थका हुआ हूँ, तो थका हुआ है तो पहले उसने कुछ किया है। अगर कोई व्यक्ति उदास है तो कुछ ऐसा घटना उसके साथ में जरूर घटित हुआ होगा, घटित हो चुका है उसके साथ में, तभी तो वो उदास है। कोई तो वजह है जो घटना घटित हो चुकी है, उसके ये महसूस करने से पहले कोई घटना घटित हो चुकी है, यानी घटना के घटित होने से पूर्व का जो समय है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम शामिल करते हैं उन घटनाओं को। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अवश्य ही समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिएगा। थैंक यू so much for watching.